हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आज आपके लिए पर्यावरणीय प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है, इसमें अभिकथन है अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। ये कथन है। कारण है इसका, अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है, ये सही बात है, क्योंकि पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। तो यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभिकथन, जनसंख्या नियंत्रण के उपयोग से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती है। पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती है। और कारण ये कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच का संबंध जटिल होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण का जो उपायों से पर्यावरणीय को जो ह्रास होता है, जो ह्रास को भी रोकने में जो मदद मिलती है, वो मदद क्या है कि जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच, दोनों के बीच जटिल संबंध तो है, लेकिन अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जो है पर्यावरणीय संसाधन पर बोझ बढ़ेगा, और जब पर्यावरण संसाधन पर बोझ बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि पर्यावरण को नुकसान होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें ए सही है, ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक की नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहाँ तक बढ़ाने की योजना है। कहाँ तक बढ़ाने की योजना है? तो जो है ये राष्ट्रीय जलवायु जो परिवर्तन की जो नीति है, वो भारत सरकार ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको संस्थापित क्षमता की जो कुल ऊर्जा है उसका 40% इन्होंने एक लक्ष्य रखा है, मतलब लक्ष्य तय किया है, रखा है। इसके अंतर्गत इन्होंने 2030 तक की जो नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको 350 गीगावाट तक किया जाना है, जबकि समस्त जो लक्षित ऊर्जा है उसका जो है टोटल देखें तो 850 गीगावाट है। तो 2030 तक जो नवीनीकरण की संस्थापित जो क्षमता है वो 350 गीगावाट है। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है। यानी दावग्नी, भूश्रृंखला, बिजली का कौंधना और रासायनिक संदूषण। तो इसमें दावग्नी भी है, भूश्रृंखला भी है, बिजली का कौंधना भी है। भूश्रृंखला जानते हैं, बिजली का कौंधना जानते हैं। दावग्नी होती है जो जंगल में आग लगती है, उसको हम दावग्नी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है रासायनिक संप्रदूषण। क्यों है? क्योंकि जो रासायनिक संप्रदूषण जो होता है वो एक प्राकृतिक खतरा नहीं होता, बल्कि एक मानव जनित खतरा होता है। जो मानव जनित खतरा होता है, जो मानव द्वारा विभिन्न संस्थानों जैसे जल है, वायु है, मिट्टी है, खास सामग्री है, अनियंत्रित दोहन से उत्पन्न होता है। जबकि बिजली का कौंधना और आपका भूश्रृंखला और ये दावग्नी जो है एक प्राकृतिक कारण होते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सा संयोजन नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है। नंबर 1 है तेल, वन और ज्वार, और दूसरा है उर्वरा
दूसरा है उर्वरा, मृदा, ताज़ा जल और प्राकृतिक गैस। और थर्ड है आपका मछलियाँ, उर्वरा, मृदा और ताज़ा जल। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु, फास्फेटस और जैव विविधता, है ना। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा संयोजन नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है। तो नवीनीकरण संसाधन जो प्रकट करता है, नवीनीकरण का क्या मतलब होता है कि पुनः प्राप्त करना, मतलब उस चीज़ को पुनः प्राप्त करना, और अनवीनीकरण का मतलब होता है पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी जैसे स्वच्छ, इसमें जो है स्वच्छ वायु है और फास्फेटस है और जैविक विविधता है। तो ये क्या है, ये क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन को प्रकट करते हैं, जबकि तेल, प्राकृतिक गैस तथा उर्वरक, मृदा ये अनवीनीकरण के संसाधन की श्रेणी में आती हैं। तो हमारे जो है नवीनीकरण की संसाधन की श्रेणी में कौन से आएंगे, स्वच्छ वायु और फास्फेटस और जैव विविधता, ठीक है। नेक्स्ट है कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। भारत का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है, ये है आपका -3%, -4%, -6% और 3.11%। इसका राइट आंसर है -6%। -6% है। जैसे और भी देशों में इसका उत्सर्जन का प्रतिशत अलग अलग है। जैसे चीन में है आपका 25.26%, अमेरिका में है 14.47%, यूरोप और यूनियन में है 10.16% और भारत का आपका है 6.69% और रूस का है 5.36% और जापान का है 3.11% और ब्राज़ील का है 2.34%। ये आप लोग एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसमें से एक दो में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है ओजोन, तीसरा है सूक्ष्म विविक्त पार्टिकुलेट पदार्थ और नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो है आपका जो पर्यावरण, भारतीय जो पर्यावरण है यानी जलवायु परिवर्तन का जो मंत्रालय के द्वारा जो जारी रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया था कि जो वायु गुणवत्ता सूचांक में है उसमें क्लोरोफ्लोरो नामक प्रदूषक जो है सम्मिलित नहीं है। इस सूची में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, सूक्ष्म विविक्त पार्टिकुलेट हैं तथा पदार्थ तथा ओजोन गैस इसमें सम्मिलित हैं। तो कौन सी गैस सम्मिलित नहीं है इसमें, जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण पर मनोबौद्धिक भाविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है आपका जनसंख्या प्रति व्यक्ति, धनाढ्यता प्रति व्यक्ति, भूमि उपलब्धता। नेक्स्ट है जनसंख्या प्रति व्यक्ति, धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है वायुमंडलीय स्थिति, जनसंख्या और वनाच्छादन। और नेक्स्ट है जनसंख्या, वनाच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर है वो है आपका जनसंख्या प्रति व्यक्ति, धनाढ्यता, संसाधन का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, ये इसका राइट आंसर है। क्योंकि क्या है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण पर जो मनोवादिक जो क्रियाओं का प्रभाव होता है वो मानवीय क्रियाओं के क्रियाकलाप के रूप में होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप में हो, और किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है। यानी जनसंख्या प्रति व्यक्ति जो भी धनाढ्यता है, जो मानव द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के दोहन के लिए उपयोग में की जाती है ना, उसी को प्रौद्योगिक पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों को, जैसे कि आपका मानवीय प्रभावों में जैसे जनसंख्या में उतार चढ़ाव है, मानवीय हस्तक्षेप, पर्यावरण से मानवीय हस्तक्षेप है, और वहीं पे प्रति व्यक्ति धनाढ्यता के माध्यम से जो पर्यावरण उपयोग स्तर की ओर से तय किया जाता है ना, उसी को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में उपयुक्त प्रौद्योगिकी मानते हैं, है ना। नेक्स्ट है इसका आंसर ये हो गया सही। नेक्स्ट है चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया है।
हुदहुद हाँ किस राज्य के तट से टकराया है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है गुजरात। तो इसका राइट आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश है। ये जो है हुदहुद जो आया था एक बेहद बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान था जो 12 अक्टूबर 2014 को आया था और ये जो है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तक टकराया था। इसका प्रभाव जो है कहाँ कहाँ पड़ा था? इसका प्रभाव जो है श्रीकाकुलम और विजयनगरम और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के साथ ही साथ नेपाल तक इसका प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु, ताज़ा पानी, नमक और उर्वरक मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है उर्वरक मिट्टी, क्योंकि नवीनीकरण जो संसाधन होते हैं, नवीनीकरण का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, यानी पुनः दोबारा उस कार्य को करना। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे असीमित संसाधन हैं उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि आपके पवन है और सौर ऊर्जा है। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन ऐसे होते हैं जैसे मृदा, जल और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, थैंक यू गाइस।